हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड नाउ आज हम लोग समझने वाले हैं पूरे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को एक ही लेक्चर में, एक ही चैप्टर में, वो भी पूरा एक एक चीज़ को हम कवर करेंगे। अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हो कि कुछ समझ में नहीं आया या जो भी आपका इश्यूज़ है। तो गाइस, वन शॉर्ट रिवीजन है ये प्रॉपर आप लोगों का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बहुत ब्रीफ में समझाया गया है। क्लास 10th के हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिएक्शंस कैसी होती है, कितने टाइप की होती है और किस तरीके से होती है। इसके अलावा अगर आप लोग ये सोच रहे हो चैप्टर नंबर 1 में कि मैम हमें फॉर्मूलेज याद नहीं रहते या कुछ चीज़ों में इश्यूज होते हैं, तो गाइज इसके लिए मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आप सभी लोग अपना एक शीट प्रिपेयर कर ले जहाँ पे पूरे रासायनिक सूत्रों को आप लिख ले। इससे क्या होगा कि आप एक बार उस शीट में लिख लेंगे और किसी ऐसी जगह पर चिपका दीजिए जहाँ पर आप बार बार देख सकते हो। तो इससे क्या होने वाला है कि सभी के सभी रासायनिक सूत्र आप लोगों को याद हो भी जाएंगे। और चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ समझाया गया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अगर आप लोग चाहते हो कि मैम हमें समझना है कि किस तरीके से ये अभिक्रियाएं संपूर्ण हो रही है, पूर्ण हो रही है, ऐसे ही क्यों होता है, उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3, 4 जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये सारे परेशानी, दिक्कत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतने में किसी को कोई भी परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणों में हमें समझना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सभी लोग जानते हैं कि रिएक्शंस होती है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो कैसे पहचाने कौन सी रिएक्शन हो रही है। चलिए, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ परिवर्तनों के बारे में, तो हमारे आसपास डेली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे आपके घर के डस्टबिन में अगर सब्जियां पड़ी है या आप लोगों ने सब्जियों के छिलके डाले हैं, खाना देखा होगा, 2-3 दिन बाद खराब हो जाता है, एकदम बदबू आने लगती है ना। सेम टू सेम आप लोगों ने देखा होगा, मौसम बदलते रहता है, दूध से दही बन जाता है, दूध फट जाता है। तो ऐसे ढेर सारे चेंजेस आपने आपके सराउंड में देखे हैं, आपके आसपास देखे हैं। तो बच्चों, होता क्या है, इन सभी प्रकार के परिवर्तनों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं, यानी कि वो बदलते रहते हैं। जैसे मौसम का बदलना, कभी धूप निकली है, कभी छाव है, कभी मस्त बादल है तो कभी बारिश हो रही है, तो मौसम बदलते रहता है ना। परंतु अगर मैं आपसे बोल दूं कि यार दूध से दही बन जा रहा है, तो क्या मुझे बेटा एक चीज बता दीजिए, दही से वापस दूध बन पाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ चीजें ऐसी है जिसे हम वापस नहीं पलट सकते, है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलो हम थोड़ा धीरे धीरे ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भौतिक परिवर्तन। मैंने बोला कि ये परिवर्तन कैसे होते हैं, बड़े ही अस्थायी रूप के परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी। अस्थायी इसीलिए कहा जाता है जैसे कि मौसम का बदलना, है ना, किसी चीज का टूट जाना, आप वापस से फेविकोल से जोड़ देना, क्या दिक्कत है। तो भाई भौतिक परिवर्तन बहुत सिंपल से है, ये आप अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस को उसमें रख सकते हो। जैसे बर्फ का पिघल जाना, है ना, और पानी से भाप का बन जाना। अगर आप किसी चौक को बुरादा बना लेते हो तो चौक का बुरादा बदल जाना, है ना, बुरादे में कन्वर्ट हो जाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। पापड़ को तोड़ना, रोटी बेलना, ये सब क्या है? सारे भौतिक परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तनों में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स पार्टिसिपेट कर लेते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ में जोड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। चलो हम देखते हैं। तो भाई भौतिक परिवर्तन बड़े ही अस्थायी होते हैं। जैसे कि आपके पास में बर्फ है, तो बर्फ से पानी बन जाता है और पानी से भाप,
ये भाप को अगर आप ठंडा करोगे, है ना, अगर आप भाप को क्या करते हो, भाप को अगर हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पानी प्राप्त हो जाता है। और पानी को अगर मैं और ठंडा करूं तो भाई पानी ठंडा करने पर क्या बन जाता है, बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास में जितने भी भौतिक परिवर्तन हैं वो अस्थायी होते हैं। जैसे कि कागज को मोड़ना, कागज को फाड़ना, इसमें कोई भी पदार्थ के गुण नहीं बदलते। यहाँ पे याद रखिएगा, यह परिवर्तन अस्थायी होते हैं तथा पदार्थ अपने पुराने गुणों को नहीं बदलता। सिंपल भरी भाषा है कि भाई जितने भी हमारे पुराने गुण हैं उन्हें नहीं बदलता या नहीं परिवर्तित करता। ठीक है, तो ये एक हमारे पास में रीजन हो गया भौतिक परिवर्तन का। इसके अलावा आप एक चीज और इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि पुराने गुण को नहीं परिवर्तित करता है। आप इसको शांति से लिख लीजिए कि पुराने गुण नहीं परिवर्तित करता और साथ ही साथ क्या करता है, साथ ही साथ इनमें, इनके परिवर्तन में या इनमें कोई भी नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता। हाँ जी, जब आप कोई भी भौतिक परिवर्तन देखते हो तो इसमें कुछ भी नया नहीं मिलता। लकड़ी काटोगे, लकड़ी की लकड़ी ही रहेगी। अगर आपने दूध गर्म किया है, दूध उबाला है, तो वो दूध का दूध ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस उसको आप फाड़ के दही नहीं बना लेते। यानी कि ये परिवर्तन बड़े ही अस्थायी होते हैं, बदलते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसमें आपको मेरे ख्याल से कोई और इशू नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आपके घरों के आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन के। आप गर्मी के दिनों में कपड़े सुखाते हो बाहर, तो कपड़े क्या कर सकते हो, आप निचोड़ते हो और रस्सी पे डाल देते हो। तो भाई हमारे पास में कपड़ों को सुखाना, पहले कपड़े गीले थे, फिर हमने उनको सुखा लिया, तो ये कैसे चेंजेस होते हैं, ये कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास में कोई कपड़ा है और उसको मैंने पहले गीला किया तो एक परिवर्तन, फिर सुखा दिया तो दूसरा परिवर्तन। इसमें क्या हुआ, कपड़े में पहले पानी भराया और पानी जो है वो भाप बन गया धूप में। इस तरीके से ये परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं बनता, लेकिन ऐसे परिवर्तन जहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनमें पदार्थ किसी नए उत्पाद में बदल जाता है और पदार्थ को पुनः उसकी प्रारंभिक स्थिति में नहीं लाया जा सकता। यानी कि आप लोगों ने एप्पल खाया हुआ है, सबने सेब खाया है, भाई सेब सबने खाया है ना, सेब ये जो है सबको पसंद भी है और सब खाते भी हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम सेब को खुले में छोड़ देते हैं, सेब को हम वायु में छोड़ देते हैं खुला, तो उसके ऊपर कुछ लाल लाल रंग की परत पड़ जाती है, उस पे कुछ लाल कलर की परत जम जाती है। तो ये लाल रंग की परत क्या है? ये परत जो है सेब में उपस्थित आयरन के ऑक्सीजन से क्रिया करने के कारण बनती है। हाँ जी, यहाँ पे क्या बन जाता है, लोहे का ऑक्साइड, जिसको आप लोग फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो। आप सभी जानते हो हमारे सेब के अंदर पाया जाता है आयरन। तो आयरन क्या करता है, वायु के साथ रिएक्शन करता है। तो आयरन प्लस वायु क्या कर लेते हैं भाई, वायु में उपस्थित जो भी हमारी ऑक्सीजन है उससे क्रिया करके क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो जो लाल रंग की परत दिखती है वो किसकी होती है, आयरन के ऑक्साइड की। सेम बच्चा दूध से दही में बदल जाना, है ना। तो भाई दूध से जब दही कन्वर्ट हो जाता है तो दूध से दही में बदल जाना, तो भाई दही क्या होता है, बिल्कुल नया पदार्थ है, बिल्कुल नया मटेरियल है। दही कैसा है, दही बिल्कुल नया पदार्थ है और नए गुण हैं, पुराने गुण बिल्कुल मैच नहीं करते। आप देख लीजिए, दूध के गुण दही के गुणों से बहुत अलग है।
ये गुण आपस में बिल्कुल मैच नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो भी हमें नया पदार्थ मिलता है उसके गुण पहले वाले पदार्थ से बहुत अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दूध पहले हमारे पास में मस्त प्योर वाइट का टाइप का था और बिल्कुल पानी जैसा था। इसका टेस्ट हल्का सा मीठा सा आता है। दूध आप पियोगे तो फीका या मीठा सा हल्का सा टेस्ट होता है इसका। और जब यह फट करके दही में बदल जाता है तो ये खट्टा हो जाता है ना। इसमें क्या आ जाती है, इसमें खटास आ जाती है। तो ये खटास क्या है भाई, खटास यानी कि इसके गुणों में परिवर्तन हो चुका है। क्या हो चुका है, इनके गुणों में परिवर्तन हो चुका है। इस प्रकार से हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा है, आपकी किताब में दिया गया है। सबसे पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करना। भाई ये वाला काम तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जिसको नहीं पता है वो सुन लीजिए, मैंने इसका एक छोटू सा शॉर्ट बनाया हुआ है, आप चैनल पे जा करके देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए, मैं बात कर रही हूँ मैग्नीशियम के रिबन को जलाने की। तो भाई मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया जाता है, मैं सबसे पहली बात बता दूं आपको कि हम जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं, जलाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, वहाँ पे पदार्थ जो है वो किसके साथ में क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर रहा है। जस्ट एक चीज़ याद रख लीजिए, जब भी किसी पदार्थ को जलाया जाता है मतलब कि वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है। चाहे आप लकड़ी को जलाओ, कागज को जलाओ, है ना, या आपकी कोई सब्जी वायु में रखे खराब हो रही है, इनका मतलब यह होता है कि वो सब कुछ ऑक्सीजन के कारण हो रहा है। ऑक्सीजन भी लाइक कि भाई मेरे को सबसे अभिक्रिया करनी है, इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती है हमारी ऑक्सीजन वायुमंडल की और हमारे पदार्थों को खराब करती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ जल रही है तो जनरली वहाँ पर ऑक्सीजन का योग होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना वस्तुएं नहीं जल सकती। आप लोग ये बात जानते होंगे कि बिना ऑक्सीजन के वस्तुएं नहीं जल पाती हैं। तो भाई हमारे पास में हम मैग्नीशियम को जला रहे हैं। हम किसको जला रहे हैं भाई, हमने मैग्नीशियम को जलाया। मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है, आप लोग इसकी मात्रा वात्रा देख लेना, ठीक है। तो भाई हम लोगों ने क्या किया, मैग्नीशियम को जलाया। तो मैग्नीशियम को जलाया मतलब कि क्या किया हम लोगों ने Mg के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन करी। ये क्या होता है, मैग्नीशियम जलाया मतलब कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, और ये जलाने के बाद बनता है MgO, जो कि एक प्रकार का क्या है, धातु ऑक्साइड कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, धातु का ऑक्साइड बोलते हैं। धातु ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य है कि हमारी धातु ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके, ज़्यादातर सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती है ना, तो भाई सामान्यतः धातुएं जो है, धातुएं O2 से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, चलो, तो भाई हमारे पास में धातु ऑक्साइड क्या बन गया, MgO। अब इसके सामने मैं यहाँ पर लगा देती हूँ 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो भाई अभी यहाँ पर मैंने क्या करा है, दो चीज़ें करी हैं। मैंने आपको बताया कि हमारी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ करी, मैंने Mg के सामने 2 लिखा हुआ है और फिर मैंने उधर साइड 2 लिखा है। ऐसा क्यों किया मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सबसे पहली अभिक्रिया संपन्न होती है आपकी चैप्टर में, आपकी क्लास में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जो कि धातु का ऑक्साइड है। तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि धातुएं रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, इसको थोड़ा सा अलग लिख लीजिए, यह एक प्रकार का नया पदार्थ है। ये कैसा होता है, टोटली नया पदार्थ है। यह कैसा है, टोटली नया पदार्थ है, बिल्कुल नया है। और नया तो है ही, इसके गुण प्रॉपर हमारे पुराने मैग्नीशियम से अलग है। तो मैं क्या बोली, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा कुछ नया बनता है, तो रिएक्शन करके क्या बन गया, नया बन गया। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, वही वस्तु होती है, टूटती है, फूटती है, जुड़ती है। तो भौतिक परिवर्तन में कभी वस्तु के गुण नहीं बदलते, ना ही पहचान बदलती है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में पूरी पहचान बदल जाती है। चलिए अब हम दूसरा एक रिएक्शन करते हैं, जो कि जिंक का रिएक्शन है H2SO4 के साथ में। इस रिएक्शन में आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में एक कॉर्क है, कांच की नलिका है, ये जो आप लोग पाइप देख रहे हो अंदर, वो क्या है, यहाँ से पाइप डाला है ताकि गैस क्या हो सके, बाहर निकल सके, है ना। गैस को बाहर निकलने के लिए हमने क्या किया है, निकलने के लिए हमने पाइप लगाया है, ठीक है। तो गैस को बाहर निकलने के लिए हमने एक पाइप लगा दिया है, जो कि कांच का नलिका है। एक शंक्वाकार फ्लास्क है, इसको बोलते हैं फ्लास्क, जो कि बिल्कुल इस तरीके का होता है, इसको बोलते हैं फ्लास्क। ओके, चलिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जस्ता। तो भाई अब यहाँ पर रिएक्शन किसकी हो रही है, दूसरी रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम समझ रहे हैं जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ। यहाँ पर जिंक जो है वो क्या है, जस्ता बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में, और इसका अंग्रेजी में नाम होता है जिंक, ठीक है। तो अगर कहीं पे जस्ता लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज मत होना, जिंक और जस्ता एक ही है, ठीक है। तो भाई जस्ता है हमारे पास में, और इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है बेटा, इसे कहते हैं हम तनु, है ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके साथ में जब जिंक का रिएक्शन होता है बेटा, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया में क्या होगा, ये जो जिंक है यहाँ से उठ करके H2 को भगा देगा। ये क्या करता है ना, जिंक क्या है, धातु है, हमने क्लास 8 में पढ़ा है, ये धातु है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो धातु प्लस अम्ल जब भी क्रिया करते हैं बेटा, रिएक्शन के माध्यम से हमेशा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। और इसकी आप क्या कर सकते हो, वेरिफिकेशन भी अच्छे से कर सकते हो। जैसे ही आप जिंक में H2SO4 डालोगे, मतलब H2SO4 में जिंक डालोगे, तो बेटा यहाँ पे जो जिंक है वो H2 को उड़ा करके खुद ZnSO4 बना लेता है, और यहाँ से देखो H2 गैस बाहर निकल जाती है, जिसे हम बोलते हैं हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। और ये हमेशा होगा, जब भी धातु जो होती है ना वो किसी अम्ल के साथ में क्रिया करेगी, तो वो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, सामान्यतः सभी जो धातुएं हैं हमारी वो क्या करती है, गैस को रिलीज करती हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी, पहली कि रासायनिक अभिक्रिया में गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है। दूसरी, हमें कोई ना कोई नया पदार्थ मिलता है। तीसरा, हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास में जो नया पदार्थ होता है वह रंग बदल लेता है स्वयं से, ठीक है। यहाँ पर जो मैग्नीशियम की राख होती है बेटा, वो सफ़ेद कलर की राख हमें प्राप्त होती है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, एक्चुअली आपको बता दूँ, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये राख होती है, ठीक है। ये धातु का ऑक्साइड जो है वो राख है, और यह राख सफ़ेद रंग की होती है, जबकि मैग्नीशियम की रिबन जो होती है वो ग्रे कलर की होती है, ठीक है। जो रिबन है वो ग्रे कलर की होती है, जलाने पर यह सफ़ेद हो जाती है। इस तरीके से हमारे पास में जितने भी मटेरियल होते हैं उनको जलाने पर उनका रंग बदल जाता है, और राख जो है सफ़ेद रंग का बिल्कुल नया पदार्थ होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होती है, गैस बाहर निकलती है। कौन निकलती है, गैस बाहर निकलती है, और कई बार तो बहुत तेजी से आवाज भी आती है। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ गुण मैं आपको बता देती हूँ। पहला,
हमेशा हमें कुछ न कुछ नया पदार्थ प्राप्त होता है। दूसरा, उत्पाद यानी कि प्राप्त पदार्थ के गुण परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा, गैस निकलती है। चौथा, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि का उत्पादन होता है। तो बेटा ये कुछ अभिलाक्षणिक गुण है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो यह पहली बात तो ये कि हमें कुछ ना कुछ नया पदार्थ प्राप्त होगा। दूसरा, जो भी हमें प्राप्त होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। ये जो आप देख रहे हो इसका नाम होता है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट H2SO4 से बहुत अलग है। फिर मैं बात करती हूँ किसकी, जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अकेले मैग्नीशियम से बहुत अलग है। वैसे ही मैंने बात करी थी दूध की, तो दूध दही से बहुत अलग है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो भी उत्पाद हमें मिला, जैसे कि दही, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख सफेद रंग की, और ZnSO4 इत्यादि सभी अलग हैं। इससे हमारे जितने भी रिएक्टेंट्स थे यानी कि अभिकारक थे उनसे। तो भाई यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ गुण में परिवर्तन हो जाते हैं। फिर तीसरी बात थी गैस निकलेगी। गैस कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप कागज को जलाते हो तो कागज को जलाना रासायनिक अभिक्रिया होता है क्योंकि कागज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। तो वहां पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है धुएं के रूप में, और ढेर सारी ऊष्मा निकलती है प्रकाश के रूप में और ऊष्मा के रूप में। तो इस प्रकार से हमेशा जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें से या तो ऊष्मा निकलेगी, या तो प्रकाश निकलेगी, या भाई किसी न किसी प्रकार की ध्वनि, या आप इसको लिख लीजिए या ऊर्जा का उत्पादन होता है। बेटा किसी न किसी प्रकार की एनर्जी हमें जरूर मिलती है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं का मेन गुण होता है। चलिए, तो भाई अब अगले टॉपिक पे बढ़ने के पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज बता देना चाहती हूँ। डाउटनेट आप सभी के लिए लेकर के आया है विजेता बैच। हाँ जी, आप सभी बच्चों के फेवरेट टीचर्स आपको वहाँ पे टीच करने वाले हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपका इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, या फिर हो मैथ। हर किसी के लिए प्रो टीचर्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हो। आपको पता है यहीं से हमारे सारे टॉपर्स बच्चे निकल के आए हैं। अगर नहीं पता है तो आपको बता दूं, यूपी बोर्ड टॉपर, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड, कोई ना कोई बच्चों टॉप 10 के लिस्ट में आए हैं, और वो सारे बच्चे हमारे विजेता बैच के स्टूडेंट रह चुके हैं पिछले साल। और यहाँ पर भी एक प्लस पॉइंट है कि आप सभी को हर एक चीज एक्स्ट्रा दी जाएगी, यानी कि आपको मिलने वाले हैं पूरे डिटेल्ड लेक्चर। आप लोगों के कोर्स का स्ट्रक्चर ऐसे तैयार किया गया है कि त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, या प्री बोर्ड हो, या फिर आप लोगों की वार्षिक हो, हर कोई एग्जाम में आप काफी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। यहाँ पर आपको आपके जितने भी टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। आपके फेवरेट टीचर्स आप जानते हो, बिलाल सर, अमित सर, कमल सर, राधिका मैम, निष्ठा मैम, पूजा मैम और रुचि मैम। ये सारे टीचर्स आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पूरे चैप्टर के टेस्ट कोर्स का जो आपका डिटेलिंग होती है, डिटेल्ड लेक्चर आप लोगों को मिलने वाले हैं। टीचर्स की स्लाइड्स, हाँ जी, सबसे मेन चीज़ होती है कि यार हम कई बार क्या करते हैं, चीज़ों को नोट करना भूल जाते हैं। हम जब भी पढ़ते हैं तो दो चीज़ें होती है कि पढ़ते पढ़ते हम नोट्स खुद से प्रिपेयर करते हैं। ये हमारी एक बहुत पुरानी आदत होती है, मेरी भी है। तो हम क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट्स प्रिपेयर करते हैं, और कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती है। तब बेटा आपको टीचर के जो भी PDF नोट्स होती है वो मिल जाएगी। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वो देखकर आपको याद आएगा कि टीचर ने आपको उस टाइम पर क्या पढ़ाया था। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भाई सॉल्व करवाए जाते हैं, यानी कि पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर पेपर में। परीक्षाओं में पिछले वर्षों के प्रश्न करने से
काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो उसी फ़ायदे को लेकर के आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर भी सेम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करवाए जाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। एंड ऑफ कोर्स ये आपके नंबर, अगर मान लीजिए 60% किसी बच्चे का आ रहा है तो वो 60 से बच्चा कहीं ना कहीं 75 ऐसे ही हो जाएगा। क्लास की नोट्स आप लोगों को मिल जाती है और इस बार तो बेटा नोट्स, इतनी अच्छी नोट्स मिलने वाली है आप लोगों को, टीचर्स की हैंड रिटन नोट्स, यानी कि टीचर आप लोगों के लिए अपने हाथों से लिख करके नोट्स को बनाए हैं। ये आप लोगों को इसमें मिलने वाला है जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। शायद आप लोगों को नोट्स की परेशानी होती है, कई बार समझ में नहीं आता कि मैम हम नोट्स कैसे बनाएं, पेपर के लिए तैयारी कैसे करें, तो वो शॉर्ट नोट आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। साथ में बात करती हूँ होमवर्क की। होमवर्क करने से आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी शॉर्ट आउट हो जाती है, जितना पढ़ा है उतना रिवीजन हो ही जाता है। तो इस तरीके से ये सारा बेटा कोर्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्लस आप लोगों की मैराथन और वन शॉट रिवीजन भी अवेलेबल है। वन शॉट रिवीजन में आपको सबसे बेहतरीन चीज़ ये मिलती है कि पूरा चैप्टर, जिस चैप्टर को आप मान लीजिए हफ्ता 2 हफ्ता में टीचर से पढ़कर ख़त्म करते हो, वन शॉट में आप उसको पूरा रिवाइज मार सकते हो, चाहे थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो। इस तरीके से टीचर उसको बनाते हैं कि आपका सारा पोर्शन उस अध्याय का कवर हो जाता है और उसे पढ़ने के बाद आपके पेपर में बेटा जो एक्स्ट्रा नंबर होते, जहाँ पे आपको डर लगता है वो नहीं होगा, वो उससे आप बच जाओगे। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा चैप्टर, आपका जो पूरा बैच है वो प्रिपेयर किया गया है। सेम टू सेम बेटा आप लोगों को यहाँ पे मैराथन भी मिलने वाली है, यानी पेपर के टाइम पर आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाती है। हर सब्जेक्ट की 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की मैराथन होती है। और अब बात करते हैं आप सभी लोगों के कि भाई क्या करें, आपको करना कुछ नहीं है। दिए गए नंबर पर मिस कॉल दीजिए 0124715825 पर एंड बस आप लोगों का काम खत्म। यहाँ पे जो भी आपको क्वेरी करना है, जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप यहीं पर पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये थी आप लोगों की विजेता बैच। आई होप आप सभी लोग ज्वाइन करोगे। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो गूगल फॉर्म आप लोगों को मिलेगा या आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 0124715825 या 012471588250 पर प्लीज़ कॉल कीजिए एंड मुझे बताइए कि कितने बच्चे लोग इंटरेस्टेड है विजेता बैच को ज्वाइन करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरणों की। तो भाई रासायनिक समीकरणों की बात करती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई कि तापमान यानी कि ऊष्मा में बेटा परिवर्तन जो होता है, यानी कि ताप में परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरणों की। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने अभी मैग्नीशियम के रिबन को जलाया और उसका ऑक्सीजन के साथ में क्रिया हुआ तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो मैंने आपको क्या बोला कि इतनी सारी चीज़ हुई है, लेकिन मैं उसको क्या करती हूँ, सिंपली एक ही बारी में लिख दे रही हूँ। तो इसे कहा जाता है शाब्दिक रूप में समीकरण लिखना। मैंने शब्दों में समीकरण लिखा है। और दूसरा होता है सांकेतिक, जिसमें मैंने क्या किया, संकेतों का प्रयोग करके डायरेक्टली लिख दिया है। तो दो तरीके से हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को लिखते हैं। जनरली रसायन में हम इनका प्रयोग करते हैं बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सांकेतिक रूप में लिखना। तो हम क्या करते हैं, संकेत और सूत्रों के माध्यम से लिख रहे हैं, जहाँ पर मैग्नीशियम को Mg से दर्शाया जाता है, ऑक्सीजन को O2 से दर्शाया जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं MgO। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास में 3 चीज़ें यहाँ पर प्रयोग में लाई गई है। तो इसको बहुत बड़ी थ्योरी ना लिखते हुए बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो रासायनिक समीकरण का प्रयोग हम बहुत सारी शब्दों से बचने के लिए जनरली करते हैं। इसमें मेन कुछ हिस्से होते हैं, जिसमें आपको बता दूं प्लस जो चिन्ह होता है उसका यूज़ करते हैं। ये बताता है कि इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो भाई यहाँ पे मैग्नीशियम यानी Mg, ऑक्सीजन यानी कि O2। तो प्लस का चिन्ह बता रहा है कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। दूसरा, आप लोग तीर का निशान देखते हो। तीर का निशान बताता है कि अभिकारक का निर्माण हो करके, अभिकारक जो है वो रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके उत्पाद में बदल गए हैं। यह तीर का निशान एक ही दिशा में होता है। जो यह
क्या करता है, निश्चित करता है कि हमारा अभिकारक जो है वो पूर्ण तरीके से उत्पाद में बदल गया। ये तीर का निशान हमेशा एक ही दिशा में होता है, तो तीर का निशान क्या करता है, उत्पाद को दर्शाता है। ठीक है, कि हमारे पास में अब उत्पाद हमें मिल गया है। तीर के निशान आप लोग अभी थोड़ा आगे पढ़ोगे तो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जहाँ पे तीर के निशान कुछ इस प्रकार से लगाए जाते हैं। इस ऐसे तीर अगर आप कहीं देखते हो तो यह बेटा बताती है कि अभिक्रिया ऐसी है जिसको आप उल्टा कर सकते हो। खैर आपको इस चैप्टर में वो नहीं है तो मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूँगी, आपको बस समझना है कि यह बताता है कि उत्पाद बन चुका है। या इसको लिख लीजिए, अभिक्रिया प्रोसेस में है, यानी कि हमारी अभिक्रिया हो रही है या हो चुकी है। ठीक है, तो तीर का निशान बताता है अभिक्रिया के प्रोग्रेस को। फिर हमारे पास में हम लोग जनरली यूज करते हैं बेटा कुछ संकेतों का, जैसे कि G, S, AQ, LI, L। तो ये बताता है गैस, G फॉर गैस, S फॉर सॉलिड, AQ फॉर एक्वियस सॉल्यूशन और L फॉर लिक्विड। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर Mg+O2 और MgO लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है मेरे पास में कि Mg जो है बेटा ठोस है, ठीक है, O2 क्या होती है, गैस होती है, और जो MgO मिलता है यह ठोस रूप में मिलता है। तो बेटा प्रॉब्लम ये है कि इनको हमें बताना पड़ता है, तो हमेशा रासायनिक समीकरणों में आप ऐसे देखोगे Mg+O2G और रिएक्शन करके आपके पास में MgO जो है वो सॉलिड के रूप में बनता है। इस तरीके से आप देखते हो, तो जो आप SGS देख रहे हो यह बताता है कि उसकी अवस्था क्या है, वह जलीय विलयन है, यानी कि जलीय विलयन को AQ से, S फॉर सॉलिड यानी कि ठोस, G फॉर गैस और L फॉर द्रव। मैं इसको कॉर्नर पे लिख देती हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो। एक बार खटाखट से बेटा इसको लिख लीजिए। वैसे मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हो, आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। G फॉर गैस होता है, ठीक है। उसके बाद में S फॉर क्या होता है, ठोस यानी कि सॉलिड। तीसरे नंबर पे है हमारे पास में L यानी कि द्रव, और AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सेम बच्चों हमारे पास में जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जैसे मैंने अभी एक यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है, आपको एग्जाम्पल देती हूँ। दो एग्जाम्पल है मेरे पास में, एक है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण कर रहा है। दूसरी मैं ले रही हूँ बेटा मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में और ये बना रहा है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों ही एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखो। इनके लिए मैं एक चार्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, सभी लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इन दोनों ही रिएक्शन को कंपैरिजन करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जिंक की। तो जब भी जिंक रिएक्शन करता है वह क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया कर रहा है ना। अभी हम लोगों ने देखा तो जिंक जो है वो H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा। तो जब भी जिंक H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है तो बनाता है ZnSO4 और यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो बेटा यहाँ पर अब बहुत ध्यान से समझिए, इन्हें हम क्या बोलते हैं रासायनिक समीकरणों में, इस तरफ वाले भाग को कहा जाता है अभिकारक। अभिकारक मतलब कि क्या होते हैं, अभिकारक का मतलब होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकारक बोलते हैं। दूसरी तरफ आप लोगों को कुछ मिला है, ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है, जिसे हम राइट हैंड साइड यानी समीकरण का सीधा साइड, और इसे कहा जाता है LHS यानी कि समीकरण का बायां तरफ। अब ये जो RHS यानी कि उत्पाद आप लोग देख रहे हो, उत्पाद का मतलब होता है अभिक्रिया होने के पश्चात प्राप्त पदार्थ।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में दो हिस्से हैं, पहला LHS, दूसरा RHS, जिसमें क्या है, दो हिस्से हैं। जहाँ पे मेरे पास में बहुत सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, वो वर्क करते हैं, तो इन्हें हम अभिकारक बोलते हैं, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि ये लोग मिल करके कुछ नया बनाते हैं, और जो नया बन के आता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, यानी कि अभिक्रिया होने के पश्चात जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है। तो एग्जाम्पल के लिए जिंक है, H2SO4 है, जिंक सल्फेट बन गया, और ये हमारे पास में H2 है। तो बेटा क्या होता है, किसी भी रासायनिक समीकरण में संतुलन का तात्पर्य यह होता है कि अभिकारक में जितने हमारे तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या उत्पाद में जितने तत्व हैं उनके परमाणुओं के संख्या के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे लगता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और वो बताता है कि किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों में प्रयुक्त यौगिकों के तत्वों, है ना, कुल संख्या उत्पाद में प्राप्त परमाणुओं के कुल योग के बराबर होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, कि बेटा जब भी हम किसी अभिकारक की बात करते हैं तो अभिकारकों में प्रयुक्त तत्व जैसे कि कौन से है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, हमारे अभिकारक में प्रयुक्त तत्व होते हैं। तो जब भी हम इनका रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें जितना भी उत्पाद मिला है उसमें जो तत्वों की संख्या है वो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। मान लो कि यहाँ पर मेरे पास में जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सेम बेटा उधर होना चाहिए कि ऑक्सीजन 4 है, जिंक 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो बेटा सिंपल सी लॉजिक है, दोनों तरफ जो भी तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वो इक्वल होना जरूरी है। चलो इसको मैं समझाती हूँ थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। तो मैं कहाँ से इसको मिटा रही हूँ, आप सभी लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए। आप सब लोग एक बार नोट कर लेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूँगी और सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। चलो तो भाई जब मैं बात कर रही हूँ कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है, मतलब कि जिंक प्लस H2SO4 रिएक्शन करके ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करता है जो कि गैस है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास में अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, और इधर साइड आप लोग लिखोगे उत्पाद में परमाणुओं की कुल संख्या। अब यहाँ पे मैंने कुल लिखा है, इसका मतलब मैं हर एक तत्व की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सभी तत्वों के परमाणुओं को जोड़ नहीं रही हूँ, जरा ध्यान दीजिए। तो भाई यहाँ पे मैं तत्वों का नाम लिख लेती हूँ, तत्व कौन से है जरा आप लोग बता दीजिए एक बारी मुझे कि कौन से तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास में जो तत्व है वो है जिंक, देखिए जिंक है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का H, S फॉर सल्फर, और ऑक्सीजन अलग है, याद रखिएगा यहाँ पर लिखा है H2SO4, तो इसमें 3 तत्व प्रयुक्त है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा सल्फर,
तीसरा ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का O। तो इस तरीके से हमारे पास में कितने तत्व है भाई, हमारे पास में टोटल 4 तत्व है। और चलिए अब थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, संतुलन की बहुत आवश्यकता होती है। जितने मेरे पास में अभिकारकों में टोटल परमाणु हैं तत्वों के, उतने ही तत्वों के परमाणु उत्पाद में होने चाहिए। इसे कहा जाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है हमारे पास में अभिकारक, ठीक है, और ये है हमारे उत्पाद, और इसे हम लोग RHS के नाम से भी सॉल्व करते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं बेटा, मैंने बोला संतुलन की बहुत ज़रूरत है, तो जरा ध्यान से देखो कितने हैं भाई हमारे अभिकारक में जिंक के परमाणु। जिंक के ना आगे कुछ लिखा है, जिंक के ना पीछे कुछ लिखा है। इसका मतलब ये है कि जिंक अकेला है, तो भाई जिंक अकेला है। हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है 2, या देखो हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा है 2, इसका मतलब होता है हमारे पास में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो भाई मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे 2। देन यहाँ पे S को देखो, S के आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, ये हाइड्रोजन का अकेले का है। S के आगे कोई भी नंबर नहीं है और ना S के नीचे कुछ है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, S अकेला है, सिंगल है। फिर ऑक्सीजन के पीछे 4 है, आगे कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, आगे का मतलब होता है कि इस अकेले परमाणु के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो वो अकेला है, यानी कि सिंगल परमाणु है। तो इसे मैंने क्या लिख दिया, अकेला। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के आगे तो आपने कोई नंबर नहीं देखा, सामने क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये 4 है। तो क्या हुआ मेरे पास में, जिंक का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, सल्फर का मेरे पास में 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु। तो इस तरीके से अभिकारकों में यानी कि LHS में टोटल परमाणु कितने हैं मेरे पास में, जिंक का 1, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4। अब आप सभी लोग उत्पाद में यानी कि राइट हैंड साइड में देखो, आप सभी लोग RHS में चेक कीजिए। RHS में हमें अब जिंक का, सल्फर का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का नंबर देखना है कि भाई कितने कितने परमाणु हैं। तो भाई जिंक में कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर जिंक में मुझे 1 दिख रहा है। सल्फर कितना है भाई, सल्फर मेरे पास में 1 है, तो सल्फर का 1 लिख देती हूँ। हाइड्रोजन सेकेंड नंबर पर है, देखो यहाँ पर सबको ध्यान रखना है क्रम का। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी मेरे पास में 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 है, तो ये 4। तो आप सब लोगों ने नोटिस किया कि जिंक मेरे पास में 1 था, सल्फर मेरे पास में यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन मेरे पास में अभिकारक यानी कि LHS में भी 4 थी और उत्पाद में भी 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास में अभिकारकों में LHS के परमाणुओं की संख्या RHS के इक्वल है। दैट मीन्स 1214 इज इक्वल टू 1214। इसका मतलब यह होता है कि दी गई समीकरण कैसी है, संतुलित है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए अब भाई एक दूसरी प्रकार की समीकरण की बात करती हूं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। सभी लोग देखिए, यहाँ पर मैंने एक समीकरण लिखा हुआ है Mg + O2 MgO। अब मुझे आप लोगों को देख करके बताना है मुझे ये कि क्या Mg + O2 MgO इक्वल है। आपको देखना है कि क्या आपके जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि अभिकारक में प्रयोग किए गए जितने भी यौगिक है उसमें तत्वों के परमाणु क्या उत्पाद के परमाणुओं के इक्वल है। अगर हाँ तो वो संतुलित है, अगर नहीं तो उन्हें कहा जाता है असंतुलित। तो चूंकि यहाँ पर Mg 1 है, उत्पाद में 1 है, परंतु हमारे अभिकारकों में यानी LHS में ऑक्सीजन 2 है, परंतु यहाँ पर कितनी है, 1 ही है। तो इसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, वेरी गुड। अगर आपको ये आ गया तो बस भाई आप लोगों के इसके आगे कुछ भी नहीं ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ कि अगर मेरे पास में कोई समीकरण ऐसा है जो कि असंतुलित है, जबकि मैम आपने तो कहा कि समीकरणों का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर क्या करें। इस स्थिति में
यह जो समीकरण आप लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण। और ये जो असंतुलित समीकरण आप लोग देख रहे हो इसका पता मैंने कैसे लगाया? सेम मेथड है बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम है। मुझे क्या करना है, मैं 2 कॉलम बना रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ तत्व, और अब आप समझ जाइएगा LHS और RHS का मतलब क्या है। तो बच्चों यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि LHS और RHS क्या है, प्लीज़ पीछे करके देखो LHS और RHS क्या है। अब मैं क्या करने वाली हूँ तुमको बताती हूँ कि भाई मैं क्या करूँगी, चेक करूँगी कि संतुलित है, और फिर मैं उसे बैलेंस करूँगी और फिर क्या बनाऊँगी, उसे संतुलित। तो यहाँ पे एक डब्बा बनाया है, दूसरा मैं फिर से बना रही हूँ यहाँ पर तत्व LHS RHS। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए, है ना। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने में बहुत दिमाग खराब होता है। तो भाई दिमाग खराब नहीं करना है, जिस हिसाब से मैं कर रही हूँ आपको भी वैसे ही देखना है। चलो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ आयरन यानी कि Fe। Fe जो है वो सिंगल है मेरे पास में, तो तत्व क्या है भाई, आयरन अकेला है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन अकेला है। तो ये सेम मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन H2 फॉर हाइड्रोजन। तो दूसरा तत्व कौन सा है हमारे पास में, H2 बोले तो हाइड्रोजन। अरे यार वेट है ना, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। तो मेरे पास में यहाँ पर है तत्व LHS और एक तरफ RHS है, और दूसरी तरफ है अगेन तत्व LHS RHS। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास में है तत्व हाइड्रोजन आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 तत्व है मेरे पास में। सेम मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो ये क्या है मेरे पास में, 3 तत्व है। अब क्या करना है मुझे, यह है असंतुलित रासायनिक समीकरण, और मैं बोली कि संतुलन करना ही है। बिना संतुलन के कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो क्या करते बेटा, मेरे पास में मैं पहले देख लेती हूँ LHS में कितने आयरन हैं। तो आप लोग बताइए गिन के, LHS में 1 आयरन है, मैंने लिख दिया 1। हाइड्रोजन कितने हैं, देखो यहाँ पे H के नीचे 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 हाइड्रोजन। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। और उत्पाद में देखो, उत्पाद में मेरे पास में 3 आयरन है, क्योंकि Fe के नीचे 3 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, ऑक्सीजन मेरे पास में 4 है, जबकि हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये कॉलम बता रहा है कि LHS RHS बराबर नहीं है। जबकि पिछला वाला देखो, पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था कि अभिकारक यानी LHS में परमाणुओं की संख्या 1 2 1 4। यहाँ पर देखो 1 2 1 4। तो इससे मुझे क्या कंफर्म हो रहा है कि भाई ये तो संतुलित है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ LHS और RHS इक्वल नहीं है, जो कि 1 2 1 3 2 4 है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए बहुत सिंपल से रूल है, आप गुना भाग जोड़ घटाना कर सकते हो। इसमें आप जोड़ नहीं सकते हो, पर इजीली हर एक टर्म में आप गुना वगैरह कर सकते हो। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे जो आयरन है, आपको क्या करना है, जब भी कंफ्यूज हो जा रहे हो कि हमारे पास में हम समीकरण को संतुलित कैसे करें, तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि मेरे पास में यहाँ पर आयरन 1 अकेला है, और RHS यानी कि उत्पाद में यहाँ पे लिख देती हूँ अभिकारक, और यहाँ पर लिख देती हूँ उत्पाद, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बेटा अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा गुना जोड़ घटाना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Fe, तो ऐसा मैं क्या करूं कि Fe मेरे पास में उत्पाद के बराबर हो जाए। तो उत्पाद में मेरे पास में 3 आयरन के परमाणु हैं, यानी कि लोहे के 3 परमाणु हैं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 3 का गुना कर सकती हूँ। बहुत सिंपल है यार, मैं 3 का गुना कर रही हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे 3 है ऑलरेडी, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर 3 का गुना किया तो भाई इसको लिख देती हूँ संतुलित टेबल। टेबल को बोलते हैं सारणी, संतुलित सारणी, ठीक है।
तो अब बेटा मैंने क्या किया, आयरन के पास में डाल दिए 3। तो भाई यहाँ पे कितना हो गया आयरन मेरा, गुना किया मैंने 3 का, और उत्पाद में भी कितना है 3, तो 3 और 3 तो बराबर हो गया। भाई उत्पाद में पहले से कितना है 3 है। इसको ऐसे समझो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 3 का गुना किया, मतलब आप ऐसा कर सकते हो। अगर कोई सोच रहा हो कि ऐसा क्यों करते हैं तो उसको बता दो बेटा, जब भी हम किसी समीकरण को संतुलित करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम कितने अभिकारकों में जो भी परमाणु है, तत्वों के परमाणु हैं, उनका यूज कर रहे हैं वो दोनों ही तरफ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि ना ही हम किसी मतलब द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जितना हमारे पास में इधर है उतना ही उधर होना चाहिए। तो 3 आयरन यहाँ पर है तो 3 आयरन यहाँ पर हो गए, तो भाई 3-3 दोनों में हो गए ना, तो ये संतुलित हो गया। अब हम जाते हैं किस पर, ऑक्सीजन पे, क्योंकि देखो हाइड्रोजन पहले से सब बैलेंस्ड है, सभी लोग देखो हाइड्रोजन पहले से बैलेंस्ड है, यहाँ पे परेशानी है ऑक्सीजन की। तो अब मैं देख रही हूँ कि मेरे पास में यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितनी है, मेरे पास में यहाँ पर 1 ही है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास में यहाँ पर 4 बन जाए। देखो इधर वाली को छेड़ना नहीं है, क्यों नहीं छेड़ना है, क्योंकि पहले से ही 4 है और यहाँ पर 1 है। तो मैं क्या करूँगी भाई, अगर पहले से यहाँ पर ज़्यादा है तो कम वाली को छेड़खानी करूँगी। तो कम वाली कौन सी है, 1। तो मैंने क्या किया, कम वाली भाई मेरे पास में कहाँ पर है, ये है मेरे अभिकारक में, तो मैं उसकी छेड़खानी करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 4 का गुना कर दिया, मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे 4 का गुना कर दिया। तो जब मैंने 4 का गुना किया तो मेरे पास में हाइड्रोजन अपडेट हो गया। देखो बेटा जब भी मैं गुना करूँगी तो हमेशा साथ वाले जितने भी तत्व है वो भी अपने परमाणुओं को बढ़ा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आयरन का गुना किया, आयरन अकेला था तो उसके 3 हो गए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में H2 है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो जब मैंने 4 का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे जो मेरा हाइड्रोजन था उसका भी बेटा, जो 2 हाइड्रोजन थे मेरे पास में, वो भी 4 गुने हो जाएंगे, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो अब मेरे पास में अपडेटेड वैल्यू है हाइड्रोजन की LHS में 8 और ऑक्सीजन की 4, कितनी O4 है। और अपडेटेड वैल्यू अब RHS में क्या है भाई, RHS में हाइड्रोजन मेरे पास में कितना है भाई, 2 ही है, और मेरे पास में जो RHS है उसमें ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई। अब कौन गड़बड़ा रहा है, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से एक एक करके हम हर एक परमाणुओं को चेक करते हैं। तो अब मेरे पास में जो मेरा LHS है उसमें हाइड्रोजन गड़बड़ा रहा है, इधर 8 है उधर 4 है। मैंने कहा था जिधर सबसे कम नंबर है उधर पहले देख लो। तो यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन के 2 ही परमाणु हैं, तो भाई यहाँ पे H2 लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 का गुना कर दूं तो 4 दूनी 8 होता है बेटा, तो मैं 2 का गुना करी तो यहाँ पर 8 हो गया। तो मेरे पास में अब जो नई समीकरण मिली है वो क्या है, 3Fe + 4H2O रिएक्शन करके Fe3O4 और 4H2। तो भाई जो रिएक्शन हमने लिखी थी Fe + H2O रिएक्शन करके बनता है Fe3O4 + H2। तो भाई ये रिएक्शन बेटा क्या कहलाती है, गलत बोलते हैं इसको हम लोग, गलत या असंतुलित। और जो हम लोगों ने अभी अभी सॉल्व करी है बेटा Fe के 3 + 4H2O रिएक्शन करके बनता है मेरे पास में Fe3O4 + 4H2। इसे हम लोग सही अभिक्रिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं कि यह अभिक्रिया बिल्कुल सही है, इसे कहा जाता है संतुलित अभिक्रिया। ठीक है, बस इतनी सी जुगाड़ थी। तो आप इस तरीके से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। अगर आप लोग और भी डीप में चाहते हो उसे सॉल्व करना तो बेटा एक छोटा सा सेशन मैंने रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए, रिकॉर्ड नहीं एक्चुअली लाइव था वो, जिसमें मैंने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बताया है अलग अलग समीकरणों के माध्यम से, अलग अलग विधियों से। तो एक बार प्लीज गो एंड चेक देयर। अब हम आगे बढ़ते हैं। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि यहाँ पर आयरन जो है सॉलिड है, आपका जो पानी है यानी H2O वो गैस है। फिर से Fe3O4 यानी कि फेरस ऑक्साइड जो है हमारे पास में वो कैसा है, सॉलिड है, और H2 जो है वो गैस है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने SG का यूज़ किया है, तो आप लोग हर समीकरण में ऐसा लिख सकते हैं। अब भाई बढ़ते हैं आगे। अब
अब हमें समझना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही अलग अलग प्रकार की होती है। अब वो कितने प्रकार की होती है और वो क्या क्या है, चलिए एक एक करके हम इसे अच्छे से जानते हैं। तो बेसिकली आपकी किताब में रासायनिक अभिक्रियाएं 4 या 5 प्रकार की दी गई हैं। पहली बताई गई है अभिक्रिया जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। दूसरी बताई गई है जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। तीसरी है आपके पास में जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। चौथी आप लोग पढ़ोगे अपचयन उपचयन। और फिर आप लोग पढ़ोगे रेडॉक्स। तो इस तरीके से बेसिकली आपके पास में कुछ अभिक्रियाएं हैं और ये अभिक्रियाओं के साथ साथ में आप थोड़ी सी और भी अभिक्रिया पढ़ोगे, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया के साथ में आपको एक और अभिक्रिया पढ़नी है जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इसमें कौन सी है, आपको पढ़ना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो साथ में आप लोग पढ़ने वाले हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सेम टू सेम आपको इसके अलावा एक और अभिक्रिया पढ़ना है जिसका नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आपके पास में थोड़ी सी और भी एक्स्ट्रा अभिक्रियाएं हैं। तो एक एक करके हम सारी अभिक्रियाओं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संयोजन अभिक्रिया से। सबसे पहले नंबर पे संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास में 2 या 2 से मतलब अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद तैयार करते हैं। यानी कि मान लीजिए मेरे पास में A है कोई अभिकारक है ना, तो क्या होता है बेटा 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक, मत लिखो इसको, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल यौगिक बनाते हैं। क्या हो गया हमारे पास में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल यौगिक बनाते हैं। तो संयोजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली संयोजन का मतलब होता है पदार्थों का जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है किसी का आपस में जुड़ना। जुड़ना मतलब कि योग होना, जुड़ना, या इसको आप लोग ऐसे समझो कि योग होना, ठीक है। तो इसका यही तात्पर्य होता है। तो जब भी क्या होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया बंद करते हैं, तो हमेशा याद रखना कि एक ही उत्पाद मिलेगा। क्या मिलेगा, एक ही उत्पाद मिलेगा। तो ये हमारे पास में क्या है, अभिकारक है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए बी हो गया, A + B + C है तो ABC बनाएंगे, A + B + C + D है तो ABCD बनाएंगे, तो वो एक ही सिंगल बनेगा। तो इस तरीके से अभिकारक है और यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों ने देखा कि हमने जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बनाया MgO जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस तरीके से देखो मेरे पास में 2 उत्पाद है और यहाँ पर क्या बना है, एकल उत्पाद बना है। यह क्या है, एकल उत्पाद, यानी कि सिंगल। एकल का मतलब होता है सिंगल। तो यहाँ पर क्या मिला है मुझे, सिंगल MgO मिला है। इसके साथ में ना कोई गैस निकली है ना कुछ निकला है, ओनली क्या मिला है मुझे, MgO की सफ़ेद राख मिली है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर आप कार्बन, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो बेटा, बिना बुझा हुआ चूना यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में अगर पानी का रिएक्शन करवाते हो तो क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो भाई यहाँ पे क्या बना है बेटा, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनी है, साथ में ऊष्मा तो निकलेगी ही क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि वो गर्म हो जाता है। जो हमारे पास में मान लो कि हमारा जो बिना बुझा हुआ चूना है उसको तुमने जैसे ही पानी में डाला, बहुत तेजी से उसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है, और आसपास बेटा जिस बर्तन में रखते हो ना वो गर्म हो जाता है। तो ये बेसिक फिनोमेना होता है हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं का कि किसी न किसी रूप में ऊर्जा निकलती, चाहे प्रकाश हो, ध्वनि हो, या फिर हमारे ताप के रूप में हो, है ना, मतलब ऊष्मा के रूप में हो, तो ऊर्जा तो निकलेगी ही। ठीक है, तो भाई हमारे पास में क्या है, बिना बुझा हुआ चूना था, तो वहां पर क्या होता है, या तो ऊष्मा निकलेगी या तो ऊष्मा हम लोग देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ऊष्मा निकल रही है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अकेला उत्पाद मिला है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। देखो, ना कोई गैस निकली है, ना कुछ अवक्षेप प्राप्त हुआ, कुछ नहीं, बस क्या हुआ हमारे पास में CaOH मिला का ट्वाइस मिला, और यही हमारा संयोजन अभिक्रिया। सेम टू सेम एक और एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कोयले का दहन करते हैं, यानी कि कोयले को जलाते हैं, तो कोयले में क्या होता है, कार्बन को और ऑक्सीजन को हम जलाते हैं और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, कार्बन डाई ऑक्साइड। वैसे ही मैंने क्या बताया था आपको कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाया तो MgO मिला, वैसे ही आपके पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने जब रिएक्शन करवाया तो आपको H2O मिला, जो कि पानी का सूत्र होता है रासायनिक। तो बेटा इस प्रकार से आप खुद देखो कि हमारे पास में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हमें सिंगल 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 ही कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है। इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ में मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, हमेशा ऊष्मा बाहर निकलती है, जस्ट ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हमेशा आपको ऊष्मा मिलती है। एग्जाम्पल अभी देखा हम लोगों ने कि जब भी हम बिना बुझा हुआ चूना यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन पानी के साथ करवाते हैं, तब हमें क्या मिल रहा है, बुझा हुआ चूना, और साथ में क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। तो यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा छेप रही है, ये क्या कर रही है, ऊष्मा को छेप रही है, ऊष्मा को निकाल रही है, तो इसे कहा जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देन आप लोग देखिए, मैंने कहा था कि किसी भी प्राकृतिक गैस का दहन, या अभी हम लोगों ने देखा कोयले का दहन, तो दहन करते समय यहाँ पर भी ऊष्मा निकलेगी। तो जहाँ पर ऊष्मा निकली यानी कि वहाँ पर क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सेम टू सेम, मैग्नीशियम की रिबन को जलाया, जलाना मतलब कि क्या, ऊष्मा निकलेगी। ऑब्वियस ही बात है, हम छोटे बच्चे थोड़ी है कि हमको इतना पता नहीं हो कि किसी चीज को हम जलाते हैं तो हमारे पास में ऊष्मा तो निकलती है। सेम टू सेम यहाँ पर हमने मैथेन को जलाया है। याद रखना, मैं संयोजन अभिक्रिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कोई भी अभिक्रिया, कोई भी XYZ, कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप लोग परिभाषा लिख लीजिए, जिसमें ऊष्मा निकलती हो, जिस अभिक्रिया के होने पर ऊष्मा बाहर निकले। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए मैंने मैथेन का हम क्या क्या दहन किया, यानी कि मैथेन बोले तो CH4, तो CH4 का रिएक्शन किसके साथ में किया मैंने, ये मेरे पास में मैथेन है, उसका रिएक्शन किया मैंने ऑक्सीजन के साथ में। तो जब मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में उपस्थिति में जलाया तो ऑब्वियस सी बात है, मैथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और H2 के साथ में ऊर्जा निकली, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से हाँ, ये याद रखिए, भोजन का पाचन। बेटा जब भोजन का पाचन होता है ना, भोजन का पाचन यानी कि मेरे पास में जो भोजन हम खाते हैं बेटा, हमारे शरीर में जो भी हम भोजन खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में। हम जो भी खाते हैं, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, उसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के रूप में टूट करके बॉडी में जम जाता है।
तो बेटा ये जो बॉडी में हमारा ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 है, वो ऑक्सीजन जो हम श्वास के साथ में लेते हैं, तो श्वसन के रूप से मिली जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ में क्या होता है, भोजन में दहन होता है। तो भोजन का जब पाचन होता है बच्चा, तो वहाँ पर हमें क्या होती है, ढेर सारी ऊर्जा मिलती है, जिसमें तुम खुद जानते हो कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनती है बेटा, यह कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो आपके पास में CO2 बनती है और यहाँ पर क्या है, H2O निकल रही है और साथ में निकल रही है ऊर्जा। और देखो ऊर्जा निकली यानी कि ऊष्माक्षेपी। ठीक है, क्लियर। चलिए सेम टू सेम मैंने बता दिया है, बुझे हुए बिना बुझे हुए चूने में जब आप क्या करते हो, बुझा हुआ चूना डालोगे तब भी ऊष्मा निकलेगी। वैसे ही आपके पास में अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या करते हो, CO2 गैस को डालते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, ये नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं इसीलिए क्योंकि देखो जब हम लोगों ने देखा है बेटा, जब हम पुताई करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पुताई करते हैं ना, तो पुताई करते टाइम तुमको पता है तुम्हारे पास में तुम दीवालों पे क्या करते हो, जो चूना होता है उसको तुम पोत देते हो। तो चूना पोतने के बाद जस्ट तुम देखना वो सफ़ेद कलर का नहीं होता, पर जब तुम चूना पोत देते हो फिर तुम्हें वो वाइट 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 दिखने लगता है। तो बेटा जो वाइट होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि वातावरण की CO2 से CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि हर चीज में साइंस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही बच्चों आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास में जो साग सब्जियां जो होती है उनका विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास उपस्थित जितनी भी सब्जियां होती है, शाक होती है, ये सड़ गल जाती है। तो सड़ना गलना क्या हो जाता है, इसका मतलब यह होता है कि वह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें भी ऊष्मा निकलती है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं वियोजन अभिक्रिया, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। संयोजन का बिल्कुल अपोजिट है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल अपोजिट है। वहां पर क्या होता था, दो अभिक्रिया मिल करके दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते थे। वियोजन में क्या होता है, टूटते हैं। वियोजन में क्या होता है, टूटते हैं। तो इस अभिक्रिया में एक अभिकारक, ये एक अभिकारक है, वह दो या दो से अधिक उत्पाद में अपघटित होगा या वियोजित होगा। इसे हम वियोजन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली होता क्या है हमारे पास में बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में कोई उत्पाद है, मान लीजिए ABCD कोई अभिकारक है, ये कोई अभिकारक है। तो ये अभिकारक क्या करेगा, तुम अगर इसको देखो बेटा, तो यहाँ पर जब भी वियोजन अभिक्रिया होगी वह A + B + C + D में टूट जाता है। तो इसे को क्या बोलते हैं, विघटन हो जाना, वियोजन हो जाना, है ना। इसको तुम ऐसे भी समझो, वियोग हो जाता है ना, बिछड़ जाना। इसको तुम अपनी भाषा में क्या बोलते हो, बिछड़ना, है ना। तो वियोजन मतलब क्या होता है, बिछड़ना। तो ऐसा होता है भाई वियोजन में। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास में फेरस सल्फेट है, FeSO4 है, ये एक प्रकार का सॉलिड होता है ना। FeSO4 क्या होता है मेरे पास में, फेरस सल्फेट। तो तुम यहाँ पर ना एक लड़की को देख रहे हो, ये लड़की के पास में परखनली है और इस परखनली के अंदर रखा हुआ है FeSO4 जो कि हल्का सा पीले कलर का होता है। जब तुम इसको गर्म करते हो बेटा, तो क्या बन जाता है यहाँ पे इसको गर्म करने पर तुम्हारे पास में यह अलग अलग उत्पादों में टूट जाता है, जिसमें से एक है Fe2O3
सॉलिड, दूसरा SO2 और तीसरा SO3। इस प्रकार से 3 उत्पाद बनते हैं। देखो क्या किया हम लोगों ने, FeSO4 को हम लोगों ने गर्म किया। गर्म करने पर क्या हुआ, गर्म करने पर हम लोगों ने अतिरिक्त ऊष्मा प्रदान करी, ऊष्मा प्रदान करी, या इसको तुम ऐसे समझो कि हम लोगों ने ताप दिया। जब भी हम लोगों ने ताप दिया तो हमारे पास में 3 उत्पाद प्राप्त हुए, जिसका नाम था Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक और है हमारे पास में जिसको नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये दोनों ही गैस है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में हमें क्या मिला है, एक अकेला अभिकारक था हमारे पास में। क्या था हमारे पास में, सिंगल अभिकारक था, यानी कि एकल अभिकारक जो कि इतने सारे चीजों में टूट चुका है। चलिए ऐसे ही और एग्जाम्पल देते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास में जितनी भी वियोजन होती बेटा, उसमें ऊष्मा देकर के वियोजन कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम कभी भी किसी चीज़ का वियोजन करते हैं तो हम ऊर्जा दे करके वियोजन करते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए ऊर्जा। हाँ जी, जितनी भी वियोजन अभिक्रिया होती है उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि अभिकारक को ऊर्जा दे करके वियोजित किया जाता है। नोट कर लीजिए यहाँ पर, अभिकारक को ऊर्जा देकर वियोजित करते हैं। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है, बड़ी चीज़ नहीं है इतनी, पर आपको बता देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ऐसा होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़े से और एग्जाम्पल बता देती हूँ जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊष्मा देकर वियोजन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने ऊष्मा दी और इनका वियोजन किया। तो पहले मेरे पास में था चूने का पत्थर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो क्या हुआ, गर्म करने पर यानी कि ऊष्मा देने पर यह बदल गया बेटा चूने का, हमारे पास में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। CaO मतलब कि हमारे पास में बिना बुझा हुआ चूना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है बेटा, यह है बिना बुझा चूना। CaO मतलब कि बिना बुझा चूना, है ना, बुझा नहीं है वो, और वहाँ पे क्या निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रकार से हमारे पास में चूने के पत्थर को गर्म करना भी ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। फिर हमारे पास में है लेड नाइट्रेट को गर्म करना। गर्म करना अगेन मतलब कि हम लोगों ने क्या करी है, ऊष्मा दी है। तो बेटा लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, याद रखना, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये NO3 को हम लोगों ने ऐसे क्यों लिखा, इसका मतलब होता है बेटा कि लेड के अकेले के साथ में NO3 के 2 परमाणु इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसे 2 से दर्शाते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 2 और वो 6 हो जाए। ठीक है, ये सिर्फ क्या होता है, हमारे पास में NO3 करके ऐसे बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। सेम आप लोगों ने OH का ट्वाइस भी देखा होगा, इसका मतलब कि OH के 2 हमारे पास में अणु हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो भाई क्या हुआ मेरे पास में, लेड नाइट्रेट। जब मैं लेड नाइट्रेट को गर्म करती हूँ बेटा तो हमेशा वहां से क्या निकलती है, भूरे रंग की गैस निकलती है, जो कि बेसिकली क्या होती है, NO2 होती है हमारे पास में, यानी कि हमारे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो, है ना, NO2 गैस मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण यह भूरे रंग की गैस देता है। तो तुमने क्या किया, एक परख नली में लिया, लेड नाइट्रेट भरा, उसको गर्म कर दिया तो भूरे भूरे रंग की गैस निकलती है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, तापन करने पर यानी कि गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर लेड ऑक्साइड यानी PbO प्राप्त हुआ है, प्लस हमारे पास में NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के अंदर टूटा है। तो हमारे पास में हमारा जो PbNO3 का ट्वाइस बेटा कितने चीज़ों में टूटा है, 3। PbO यानी कि लेड ऑक्साइड एक, दूसरा NO2 और तीसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। तो बेटा क्या हुआ इनका, इसे कहा जाता है ऊष्मा देने पर
वियोजन। ओके, चलिए, तो भाई ये था हमारा ऊष्मीय वियोजन। अब बेटा ऊष्मा देने के अलावा अगर मुझे विघटन करना है तो मैं वियोजन करना है तो मैं अन्य तरीकों से भी कर सकती हूँ। एक और फेमस तरीका है जिसे हम बोलते हैं विद्युत अपघटन करना। विद्युत अपघटन में मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा पानी का। मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर पानी है, तो पानी का हमारे पास सूत्र होता है H2O। तो H2O को जब मैं बेटा क्या करूँगी, विद्युत अपघटन करूँगी, तो H2O जो है मेरे पास में बेटा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। यानी कि जो पानी है वो दो चीज़ों में टूट जाएगा। एक है मेरे पास में हाइड्रोजन गैस, दूसरी है मेरे पास में ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके से वो दो भागों में टूट जाता है। और जो मेरे पास में हाइड्रोजन गैस है बेटा, यह ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। जरा देखो, इसके लिए करना क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। आपके पास में दो ग्रेफाइट की छड़ें बनानी है। ग्रेफाइट की छड़ जो कि पेंसिल के अंदर जो नोक होती है ना पेंसिल की, वो होती है ग्रेफाइट की बनी हुई, तो वो ग्रेफाइट की छड़ कहलाती है और वो विद्युत की सुचालक होती है। तो क्या करना है, एक डब्बे के अंदर आपको दो छेद करने हैं, उसमें वो पेंसिल की ग्रेफाइट की छड़ें लगा देनी है। नीचे आपको बैटरी लगानी है और ऊपर पानी भर देना है। तो पहले पानी भरना, फिर नीचे से बैटरी लगाना। जब आप ऐसा करोगे और आपकी जो भी ग्रेफाइट की छड़ है उस पर दो परखनली डाल देना। यानी कि मान लीजिए ये मग्गा है, तो मग्गे में दो छड़ लगाई, उनके ऊपर आपने परखनली डाली, तो ये परखनली हो गई और आपने क्या कर दिया, इस तरीके से पानी भर दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी पानी है, तो ये पूरा पानी है। और यहाँ पर क्या कर दिया आप लोगों ने यहाँ पर बैटरी लगा दी। और बैटरी मान लीजिए इस तरीके से है, तो ये हमारे पास में बैटरी हो गई। ठीक है, 6 वोल्ट वाली। तो भाई ये बैटरी लग गई, तो एक पे मान लीजिए आपने पॉजिटिव डाला, एक पे नेगेटिव डाला। जिस पे पॉजिटिव होता है वो एनोड हो गया, जिस पे नेगेटिव होता है वो कैथोड हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, जो हमारे पास में एनोड है उस पर ऑक्सीजन कलेक्ट होती है और जो कैथोड है उस पर हाइड्रोजन कलेक्ट होती है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कलर में बहुत प्यारे तरीके से दर्शाया गया है बेटा कि जब भी हम इस तरीके से कुछ करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में H2O है, चूँकि रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, यहाँ पे 2 लिख दूंगी, तो 2 × 4 प्लस ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है बेटा, H2O2 बाहर निकलती है, जिसमें हमारे पास में जो अनुपात होता है वो होता है हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का, जहाँ पे H2 जो है वो 2:1 में होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। यानी कि जब मैं ऐसा करूँगी तो मुझे यहाँ पर जो मिलने वाली H2 है वह ज़्यादा मिलेगी और जो मेरी ऑक्सीजन है यानी O2 है वो कम मिलेगी। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हमारे पास में सूत्र में ही देखो आप लोग H2O होता है, तो यहाँ पे 2 अणु पर एक ही ऑक्सीजन अणु है, इसीलिए। तो क्या हुआ मेरे पास में, यहाँ पर जो मेरा मग था उसमें जो पानी है उसको मैंने क्या करा, उसमें ग्रेफाइट डाला। तो जैसे ही मैंने विद्युत अपघटन किया बेटा, तो क्या होता है, H2O जो है वो 2 अलग अलग भागों में टूट जाता है। तो इसे बोलते हैं विद्युत के द्वारा वियोजन। तीसरे नंबर पर आता है प्रकाश के द्वारा। प्रकाश के वियोजन में बहुत सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास में है सिल्वर क्लोराइड। इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, यानी कि AgCl है ना, Ag चल AgCl, और ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों ही बेटा ऐसे हमारे रिएक्टेंट्स हैं कि जब इनको हम धूप में रखते हैं तो इनका जो कलर हो जाता है बदल जाता है। तो आप लोग देखोगे जो AgCl और AgBr जो होता है उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है धूप में रखने के बाद, और वो बनाता है Ag अलग, क्लोरीन की यहाँ पे क्लोरीन गैस के रूप में निकल जाती है, सेम टू सेम यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास में प्रकाशीय वियोजन होता है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में मेन अभिक्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यार विस्थापन अभिक्रिया बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होता। जो हमारे पास में सबसे अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है वो क्या करता है, यौगिक में से उससे कम क्रियाशील पदार्थ को हटा देता है। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आप लोगों को बेटा। एग्जाम्पल है मेरे पास में, जैसे मान लीजिए मेरे पास में आयरन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ZnSO4 डाल रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर,
मैं आयरन का रिएक्शन करवा रही हूँ ZnSO4 के साथ में। तो यहाँ पे जब मैं ZnSO4 के साथ में Zn बोल रही हूँ मैं, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होता है, CuSO4 के साथ में रिएक्शन करवाऊंगी तो बेटा वहाँ बन जाएगा FeSO4 प्लस हमारे पास में Cu अलग हो जाता है। देखो क्या हुआ मेरे पास में, ये है मेरे पास में आयरन। तो बेटा आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट बहुत देखा होगा, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें मेरे पास में CuSO4, जिसको हम लोग हिंदी में नीला थोथा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नीला थोथा, मार्केट में इसी नाम से चलता है, और अपनी भाषा में बोलते हैं इसको कॉपर सल्फेट। अब क्या होता है बच्चा, ये जो कॉपर सल्फेट आप लोग देख रहे हो, ये कॉपर सल्फेट का वो पानी में घोलते हो तो ये कैसा होता है, नीले रंग का होता है। इसका क्या होता है, एक्वियस सॉल्यूशन होता है, तो ये कैसा होता है, नीले रंग का होता है। लेकिन जैसे ही तुम इसके अंदर क्या करते हो बेटा, लोहे को डालते हो, तो लोहा जो है वहां से कॉपर को धक्के मार के भगा देता है। तुम देखो यहाँ पे लोहे ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया। तो कॉपर क्या है, यौगिक है, कॉपर सल्फेट क्या है, यौगिक है, है ना। तो कॉपर सल्फेट के यौगिक में से कॉपर को हटा दिया, क्यों, क्योंकि आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है, Cu से आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है। ये क्या है बेटा, जो लोहा है वह Cu से यानी कि तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो इस तरीके से चूंकि हमारा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील आयरन होता है, तो क्या लिखा हुआ है, अधिक क्रियाशील, यानी कि आयरन क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है, कॉपर को हटा दिया, और क्या बन गया हमारे पास में FeSO4, यानी कि वहां पर यौगिक में खुद जुड़ गया, यौगिक में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ जुड़ गया है ना, शील पदार्थ जुड़ गया है कि नहीं। और इसका जो रंग हो जाता है वो रंग बदल जाता है। पहले कैसा था, यहाँ पे CuSO4 नीले रंग का, और यहाँ हो जाता है बेटा हरा नीला रंग। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो प्लीज विजिट वन शॉट, मैंने एक शॉट बनाया है जिसमें आप लोगों को विस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लीज गो देयर एंड चेक दिस, और देखना वहां पर भूरे रंग का कॉपर आप लोगों को दिखेगा। ये कैसा होता है, भूरे भूरे रंग का कॉपर जो होता है वो लोहे के ऊपर चिपक जाता है। इस तरीके से यह रिएक्शन होती है, तो इसे कहा जाता है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इसके और भी उदाहरण है, जैसे कि अगर मैं लेड की रिएक्शन करवाती हूँ कॉपर क्लोराइड के साथ में, ये क्या है मेरे पास में, लेड। तो लेड का रिएक्शन जब होता है मेरे पास में CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड, तो भाई कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन करने पर क्या होगा बच्चा, यहाँ पर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, लेड है। अगेन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Pb है। Pb कैसी है, ज्यादा अभिक्रियाशील, वो कैसी है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। चूंकि यह ज्यादा अभिक्रियाशील है तो क्या हुआ, मेरे पास में Pb ने फिर Cu को धक्का मारा। चूंकि Cu के पास इतनी ताकत नहीं है, Cu जो है हमारी बहुत शांत है, बहुत सीधी सादी है, तो कॉपर को फिर धक्का मार करके हटा दिया और खुद बना दिया कॉपर बेटा लेड क्लोराइड, और हमारे पास में बन जाता है कॉपर अकेला भूरे रंग का। तो बेटा इस तरीके से फिर से विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल यानी बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है वो खटाक से अभिक्रिया कर लेता है, और हमारे जो भी मेन कंपोनेंट होता है, जो भी हमारा मेन अणु हमारा तत्व होता है, उसको विस्थापित कर देता है यौगिक से और खुद जा करके जुड़ जाता है। डन। चलो अब बात करते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। भाई ये वाली अभिक्रिया में क्या होता है, आपस में चेंज हो जाता है ना। एग्जाम्पल के लिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों है ना, ये अभिकारकों के आयनों के मध्य विस्थापन होता है, जिसमें 2 बार विस्थापन होता है। जैसे कि Na2SO4 है मेरे पास में, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। तो जब मैं इन दोनों को मिक्स करती हूँ बेटा, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है सफेद रंग का, ठीक है, जो कि पानी में घुलनशील नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जरा सभी लोग ध्यान से देखो, ये जो मेरी रिएक्शन थी,
इसमें सोडियम और बेरियम दोनों ही क्या है मेरे पास में आयंस है। सोडियम, ये है सोडियम और ये है बेरियम। दोनों ने क्या किया कि यार SO4 मेरे को नहीं जम रहा, क्लोरीन मेरे को नहीं जम रहा, तो क्या करते बेटा, दोनों एक दूसरे की प्लेस को रिप्लेस कर देते हैं। ये सोडियम की जगह चला गया, सोडियम इसकी जगह चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ने आपस में जुगलबंदी कर ली और यहाँ पर बन गया BaSO4। देखो सोडियम को हटा करके क्या बन गया, सोडियम यहाँ से निकल गया, मैंने BaSO4 बना लिया और यहाँ पर NaCl यानी कि नमक। इस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है जहाँ पर हमारे पास में पदार्थों के जो भी आयंस थे उन्होंने आपस में क्या कर लिया, चेंजेस कर लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, अक्सर ये इन अभिक्रियाओं में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, या ये हाइड्रोजन लिखा है, इसको लिख लीजिए हाइड्रोजन का निकलना। बेसिकली उपचयन, उपचयन मतलब कि ऑक्सीकरण होता है। उपचयन मतलब कि क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉपर लिया है, कॉपर को मैं अगर क्या करती हूँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करती हूँ, मतलब मैंने क्या किया, कॉपर का चूर्ण लिया। चूर्ण मतलब कि मेरे पास में छीलन पड़ी है, कॉपर की छीलन जो होती है ना, छील छील के उसको छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको छील लिया और मैंने गर्म किया, तो मुझे मिलता है काले रंग की, इसके ऊपर क्या होती है बेटा, कॉपर के ऊपर काला रंग चढ़ जाता है ना, काले रंग की परत होती है यह, जो कि कॉपर का ऑक्साइड है। यह क्या है बेटा, कॉपर ऑक्साइड होता है। तो बेटा ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है, क्यों, क्योंकि धातु का ऑक्साइड है, इसको आप लोगों ने गर्म किया था तो यह बन गया। तो बेसिकली तुम खुद देखो, मेरे पास में क्या करा मैंने, बर्नर के ऊपर एक कटोरे में कॉपर को लिया, जैसे ही गर्म किया वो क्या हो गया, बूर, बेटा उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यह बताता है कि मेरे पास में ऑक्सीजन जुड़ गई है। जब भी क्या हुई, ऑक्सीजन जुड़ गई, तुम खुद देखो यहाँ पर क्या हुई, कॉपर के साथ O2 जुड़ गई है। इसका जुड़ना यानी कि अपचयन, सॉरी उपचयन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपचयन, उपचयन, और इसको ऑक्सीकरण रिएक्शन भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, दोनों रिएक्शन मतलब दोनों नाम से चलती है, एक बोलते हैं ऑक्सीकरण, दूसरी इसको बोलते हैं उपचयन। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम लोगों ने अभी देखा बेटा, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराई तो क्या हो गया, जलाने पर, मैग्नीशियम की रिबन जलाने पर क्या बनता है, MgO2, है ना। हमने क्या किया, इसको जलाने पर, तो भाई क्या हुआ, MgO2 बना। तो ये जो MgO2 बना है इसमें क्या हुआ, पहले मैं Mg अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यह क्या है, उपचयन अभिक्रिया, यही हुआ ना। तो हमारे पास में क्या हुआ है, Mg जो है, Mg उपचयित हुई है, यह क्या हुई है, उपचयित हुई है। सेम टू सेम कॉपर क्या है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, Cu, उपचयित हुआ है ना। तो Cu का क्या हुआ है, उपचयन हुआ। उपचयन का मतलब कि बस इतना दिमाग में डालो, ज्यादा दिमाग पे बिल्कुल जोर मत डालना। उपचयन यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गई, उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण, वहां पे ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। दूसरी अभिक्रिया है अपचयन, अभी हम लोगों ने देखी उपचयन। उपचयन में क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन जुड़ती है। अब अपचयन में जो भी हमारा पदार्थ है उससे ऑक्सीजन निकल जाती है। तो भाई यहाँ पर तुम इसको अपन बाद में देखेंगे ना, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा बाद में देखेंगे, क्योंकि मैं तुमको बताने वाली हूँ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि अगर मेरे पास में मैं क्या कर रही हूँ, कोई ऐसी अभिक्रिया कर रही हूँ जिसमें मैं हाइड्रोजन को जोड़ देती हूँ, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। मान लो मेरे पास में कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे कि ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे मेरे पास में क्या था, CuO था, जैसे ही मैंने हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर डाली तो ये जो CuO है बेटा, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएंगी,
ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगी, निकल जाएंगी। और जैसे ही निकल जाएगी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। हमारी जो ऑक्सीजन है वो निकल गई, हमारे पदार्थ से, हमारे CuO से ऑक्सीजन बिछड़ गई है, यानी कि क्या हुई है, अपचयित हुई है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निकल जाना, यानी कि अपचयन हो जाना। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी है। सभी लोग जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, मैं इसको बाद में बताऊंगी, समझो बस इतनी बात कि हमारे पास में जहाँ पर ऑक्सीजन निकल जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, वहाँ पर क्या होता है, ये वाली रिएक्शन होती है। तुमको एक और एग्जांपल बताती हूँ। हम लोगों ने अभी पढ़ा बेटा, अभी हमारे पास में इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो, कौन सी वाली को, इस वाली को। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, CaCO3, ये क्या है मेरे पास में, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। जब मैंने इसको गर्म किया तो मेरे पास में वो क्या हो गया बेटा, बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि CaO और CO2 में कन्वर्ट हुआ। तो तुम खुद देखो कि पहले मेरे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा थी, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अब इस मटेरियल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई है। तो ये भी क्या होती है, एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया ही है। चलो भाई, अब पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अगर ये अपचयन उपचयन था, जिसमें क्या होता है, अपचयन मतलब कि ऑक्सीजन का निकल जाना, उपचयन मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो भाई अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजिए। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका क्या हुआ है बेटा, उसका उपचयन हुआ है। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम कहते हैं उसका अपचयन हुआ है। एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे सामने है, जैसे कि यहाँ पर CuO में हमने हाइड्रोजन जोड़ा तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हुई बेटा, कॉपर बनी है। तो यहाँ पर तुम देखो क्या हुआ है, O2 का हानि हुआ है, यानी कि ये निकल गई है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। और तुम जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो किस साथ में जुड़ गई है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गई है। तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन पहले अकेली थी और अब अकेली हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गई है, तो भाई हम क्या बोलेंगे कि H2 को के साथ O2 जुड़ गई है। तो देखो तुम लोग यहाँ पे O2 की हानि हुई है, यहाँ पे H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो बेटा जहाँ पर अब क्या होगा, दोनों अभिक्रिया यानी कि अपचयन उपचयन साथ में होता है, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ में होता है। जैसे कि ये वाली एग्जांपल देखो, अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बेसिकली यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों हुआ है। अपचयन का मतलब कि ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना, और हमारे पास में जो उपचयन होता है वहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो भाई हमने जो हमारी अपचयन विधि है उसको बहुत अच्छे से समझा। इसको एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर HCl है, उसके साथ में H2O जुड़ा है, यानी कि पहले क्या था, HCl था, फिर बाद में उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई और वो बनाता है H2O, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन यानी O2 जुड़ गई है, दैट मीन्स इसे हम क्या बोलेंगे, यह है उपचयन या ऑक्सीकरण रिएक्शन। ओके चलो, तो भाई ये क्या है मेरे पास में, ऑक्सीकरण। अब थोड़ा सा और देखते हैं बेटा। अब इसमें क्या होता है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती है जहाँ पे दोनों रिएक्शन साथ में होती है, जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन विधि भी बोलते हैं ना, उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ऐसी अभिक्रिया जहाँ पे दोनों साथ में हो रही है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि भाई Mg प्लस O2 साथ में जुड़ रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन साथ में जुड़ रहा है, H2 प्लस O2 जुड़ रहा है। भाई ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, सब में O2 जुड़ रही है।
तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगी, यहाँ पर सिर्फ उपचयन अभिक्रिया होगी। यहाँ पर सिर्फ कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया होगी। परंतु क्या होता है बेटा, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन निकलती है वहां पे होती है अपचयन अभिक्रिया। अब यहां तुम देखो, अब बेटा ये रेडॉक्स है, रेडॉक्स में दोनों साथ में होता है। रेडॉक्स में क्या होता है, रेडॉक्स में अपचयन और उपचयन दोनों साथ में होता है। अब तुम बोलोगे मैम ये एग्जांपल तो आपने अपचयन में भी लिखाया था, सेम एग्जांपल मैंने अपचयन में यूज किया था। अपचयन के अंदर क्या होता है, अपचयन में मैंने बताया कि आपका CuO यानी कि जो भी कॉपर ऑक्साइड है उस पे आपने हाइड्रोजन गैस को डाली तो वहां पे कॉपर सेपरेट हो गया और ऑक्सीजन H2 के साथ में मिल गई। देखो बेटा होता क्या है कि मोस्टली जितनी भी हमारी अपचयन अभिक्रिया होती है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया होती है, अधिकांशतः यानी कि सामान्यतः यह साथ में होती है। सामान्यतः यह कैसी होती है बेटा, हमेशा साथ में होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये, तो यहाँ पर अपचयन उपचयन दोनों हुआ है। अपचयन मतलब कि O2 का निकलना, तो O2 का निकलना दैट मीन्स तुम खुद देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ऑक्सीजन है CuO, यहाँ से O2 निकल गई है देखो, और अकेला कॉपर बचा है, तो इसको तुम क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं हम अपचयन। अपचयन में क्या होता है, O2 का निकल जाना। और जरा ध्यान से नीचे वाला रिएक्शन देखो, यहां पर क्या है, H2 है। अब H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा बेटा, इस जगह पर अब यहाँ पर मेरे पास में होगी उपचयन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडाइजेशन अभिक्रिया। क्यों हुई, क्योंकि H2 के साथ O2 जुड़ गई है, यानी कि H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो भाई ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, दैट मीन्स मेरे पास में क्या हुआ है, यहाँ पर अपचयन हुआ है, सॉरी उपचयन हुआ है। तो बेटा देखो यहाँ पर इस रिएक्शन में अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर दोनों साथ साथ में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रेडॉक्स में उपचयन अपचयन दोनों साथ में होती है, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगी भी और किसी और के साथ में मिल भी जाएगी, निकल भी जाएगी, जुड़ भी जाएगी, दोनों साथ में काम होता है। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल तुमको बताती हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल बताती हूँ तुमको मैं। और है दूसरा उपचयन। चलो अब तुमको मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे क्या है, ZNO कार्बन और जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। यहाँ पे CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो तो भाई मेरे पास में पहले क्या था बेटा, जिंक था, है ना, मेरे पास में क्या था, ये जिंक ऑक्साइड है, ZNO है। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से O2 निकल जाएगी, O2 यानी कि ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो भाई यहाँ से O2 निकलेगी, मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पे अपचयन हो गया ना। ZNO का क्या हुआ, अपचयन हो गया। अपचयन मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास में जिंक से ऑक्सीजन निकल गई। अब देखो यहाँ पे कार्बन अकेला था, देखो यहाँ पे C अकेला है, तो अब यहाँ पे देखो तुम, ये क्या हो गया, जुड़ गया है CO के साथ में। तो भाई CO का क्या हुआ, मेरे पास में कार्बन का क्या हुआ है, कार्बन के साथ में O2 जुड़ गई है। जुड़ना मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पर उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण हुआ। दैट मीन्स मेरे पास में दोनों रिएक्शन साथ में हुई है, अपचयन भी हुआ है, उपचयन भी हुआ है। तो इसे मैं क्या बोलती हूँ, इसे बोलती हूँ रेडॉक्स रिएक्शन। सेम यही वाला एग्जाम्पल फिर से ले लो। यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास में MnO2 था और MnO2 जो बेटा क्लोरीन के साथ में यानी कि Cl के साथ में रिएक्शन करके क्या बना दिया है, MnCl2 बना दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास में ऑक्सीजन थी, O2 निकल गई,
तो O2 निकल गई, मतलब कि क्या हुआ यहाँ पर, अपचयन हुआ है। और तुम यहाँ पर देखो, ये पहले HCl था, अब HCl के साथ में O2 यानी कि हमारे पास में जुड़ गई है ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो इस तरीके से मेरे पास में दोनों रिएक्शन साथ में हुई। तो रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स का मतलब होता है जहां पर उपचयन और अपचयन दोनों ही साथ में होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो भाई मुझे अब जरा बताना, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, थोड़ा सा सोचने दो मुझे। चलो मुझे बताओ, अगर मेरे पास में N2 है और वो O2 के साथ में रिएक्शन करके बनाती है NO2, इसको बैलेंस भी करना है ना, 2 होमवर्क है। मुझे बताओ पहले कि ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स है, अपचयन है या उपचयन है, ये बताना है कमेंट सेक्शन में। और इसको संतुलित भी करना है, ये आपका होमवर्क है। दोनों काम आप लोगों को करने हैं, बहुत इजी है, बहुत टफ काम नहीं है ये। इसको संतुलित भी करना है। और बताओ मुझे कि यह अपचयन है या उपचयन है या रेडॉक्स रिएक्शन है, जल्दी से। अब बात करते हैं बेटा हमारे डेली लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो हमारी लाइफ में आप लोगों ने बेटा जंग लगना देखा होगा। जंग लगना यानी कि लोहे के ऊपर कुछ ब्राउन भूरे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है ना, ये भूरा रंग आप लोग देख रहे हो। तो ये भूरे रंग की परत जब चढ़ जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके चांदी के बर्तन के ऊपर हल्का सा काला काला सा कुछ चढ़ जाता है ना, यह काले रंग की कुछ परत चढ़ जाती है। तो बेटा ये जो कहलाता है, इसे कहा जाता है संक्षारण। संक्षारण यानी हमारे धातुओं का धीरे धीरे खराब होना। तो धातुएं क्या करती है बेटा, अपने आसपास अम्ल, वायु, आर्द्रता, आर्द्रता यानी कि नमी, आर्द्रता मीन्स नमी, ओके। तो क्या होता है, हमारे आसपास हमारी जो भी मेटल्स यानी धातु होती है वो आर्द्रता मतलब कि नमी की प्रेजेंस में क्या करती है, जैसे ही संपर्क में आती है वो धीरे धीरे संक्षारित यानी कि खराब होकर के नष्ट हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और यहाँ पर बेटा आपके पास में धातु के क्या बन जाते हैं, ऑक्साइड बन जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कॉपर यानी कि तांबे के ऊपर हरे रंग की परत है ना, तांबे के ऊपर आपने हरे रंग की परत देखी है। सेम टू सेम आप लोगों ने आयरन के ऊपर आप लोगों ने भूरे रंग की परत देखी है। चांदी पर काले रंग की, चांदी यानी कि Ag, इसको क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं ना। तो चांदी पे कौन से रंग की परत होती है, काले रंग की परत। तो इस तरीके से बेटा क्या होता है, हमारे पास में धीरे 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 धातुएं खराब होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने वातावरण की उपस्थिति के कारण उसमें वायु, अम्ल, नमी इत्यादि से क्रिया करके रिएक्शंस करती है और वहाँ पर ऑक्साइड और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बना लेती है, इसीलिए वो ख़राब हो जाती है। सेम टू सेम बेटा क्या होता है कि हमारे पास में कोई फूड होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फलों को या सब्जियों को कुछ टाइम पर रखने के पश्चात वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, और सड़ने लगने के बाद उनके पास में क्या आती है, स्मेल आने लगती है, इनसे बदबू आती है। तो भाई ये जो बदबू है इनसे आती है, यह बदबू क्या कहलाती है, इसे कहा जाता है विकृति गंधा। ये जो बदबू आती है ना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, विकृति गंधा। तो विकृति गंध क्यों होती है, बिकॉज ऑक्सीजन जो होती है प्रेजेंट हमारे वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है बेटा, ये ऑक्सीजन इनके अंदर जितने उपस्थित कंपोनेंट्स होते हैं, तुमको पता है हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सभी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, तत्व यौगिक पाए जाते हैं, बहुत सारे यौगिक होते हैं। तो इन यौगिकों के साथ में रिएक्शन करके धीरे 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 इन्हें खराब करती है, जिससे आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या निकलेगी बेटा, गैस निकलेगी, और गैस निकलने के कारण क्या होगा, बदबू आने लगती है। सेम टू सेम कोई तेल वाली चीज़ है जैसे कि ऑयली, तो ये जो तेल वाली चीज़ें होती है ना बेटा, तेलीय चीज़ें होती हैं, तो ये ऑयली चीज़ों का भी क्या होता है, धीरे धीरे अजीब सा, ये दिखने में ख़राब नहीं होते लेकिन इनका जो ऑयल होता है ये बहुत बुरी सी स्मेल करता है, इसे हम क्या कहते हैं, विकृति गंधा कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि उपचयित होने पर यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, उपचयित मतलब कि O2 का जुड़ना, ठीक है। तो O2 के उपचयित होने पर, जुड़ने पर तेल और वसा विकृति गंध यानी कि बेकार की बदबू, बेकार की
बदबू या बेटा जो हमारी जो ओरिजिनल हमारा जो सुगंध होती है उसका हट जाना। ठीक है, ये बदबू लिखा हुआ है, ओके, हो जाते, उनके स्वाद और गंध बदल जाते। प्रायः तैलीय वसायुक्त खाद्य सामग्री या उपचयन रोकने के लिए हम उसमें प्रतिऑक्सीकारक यानी कि ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की रिएक्शन होने से रोकते हैं उन्हें मिलाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखते हैं जिससे बेटा उपचयन की गति धीमी हो जाती। तुम लोगों ने देखा होगा फ्रिज के अंदर कुछ इस प्रकार के बर्तनों के अंदर क्या करते हैं बेटा, आप लोगों ने देखा होगा अमीरों के घर पे ये एयर टाइट डब्बे होते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग AIRTIDE टाइट डब्बे। तो एयर टाइट बॉक्सेस जो होते हैं उसको हम फ्रिज में रखते हैं, उसमें भोजन रख के। इससे क्या होता है, बाहर की ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाती है, जो अंदर वाली है उनसे इतने जल्दी रिएक्शन नहीं होता। तो भाई हमारे पास में वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। और आपको बता दूं चिप्स के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, इसीलिए चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 को भरा जाता है। यह बिल्कुल रिएक्शन नहीं करती है और चिप्स काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। तो भाई ये था आपका वन शॉट रिवीजन अबाउट क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो भाई अगर आप लोगों को यह चीज़ अच्छी लगी हो अपने बाकी के फ्रेंड लोगों के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी या इन नेक्स्ट क्लास।